हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 1 फरवरी 2021 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, स्टेट लॉज विच ऑफ रेपग्नेंट टू द सेंट्रल लॉज मस्ट बी पास्ड बाय प्रेसिडेंशियल असेंट। सेकेंड, गवर्नर मस्ट गेट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट बिफोर पासिंग एन ऑर्डिनेंस विच रिक्वायर्स प्रायर सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई कानून बनाया गया है कि पूरे इंडिया के अंदर जो रिलीजियस लॉज है वो सेम प्रकार के रहेंगे, और मैरिज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया है कि यहाँ पे कोई जात का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो कि आपने रिसेंटली देखा होगा कि काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो अपने पर्टिकुलर स्टेट के लिए इंटरफेथ मैरिजेस के लिए नए कानून बना रहे हैं, तो इस टाइप के जो लॉज है विच आर अगेंस्ट दी सेंट्रल लॉज, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो कानून बनाए हैं उसके अगेंस्ट है, तो ऐसे लॉज जो है वो प्रेसिडेंशियल असेंट के थ्रू ही पास होने चाहिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन सा है, तो यहाँ पे है आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 213 में क्या लिखा है कि ये जो प्रोविजन है कि गवर्नर को अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर ऑर्डिनेंस पास करना है, अगर उस सब्जेक्ट के लिए प्रेसिडेंशियल असेंट जो है वो रिक्वायर्ड है, तो ऐसे लॉज को विदाउट गेटिंग परमिशन और सैंक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट आप पास नहीं कर सकते। तो जैसे कि रिसेंटली यूपी के अंदर ये कंट्रोवर्सी हुई थी कि गवर्नर जो है उन्होंने ये पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंशियल सैंक्शन के थ्रू पास नहीं किया था, तो इसलिए कहा जाता है कि इट इज वायोलेटिव टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू पास ऑन दिस लेजिस्लेशन फर्स्ट ऑफ ऑल टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और फिर वहां पे जाके ये प्रेसिडेंशियल सैंक्शन के थ्रू पास होता है। तो इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। तो ये कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था, आप फ्रंट पेज पे देख सकते हैं इसे, जहां पे लिखा है कि यूपी ऑर्डिनेंस ऑन कॉन्वर्जेशन नॉट येट रिसीव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो आपको यहां पे देखने को मिलेंगी, और यहां पे आप आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है उसे भी देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, Which of the following statement is or are correct about production linked incentive scheme? मतलब कि PLI स्कीम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, द स्कीम इज मेंट ओनली फॉर लोकल कंपनीज टू बूस्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग thereby fostering growth of make in India. Second, the sectors had been identified on the basis of their potential to create jobs and make India self-reliant. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, सेकेंड इज करेक्ट। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो देखिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में अगर हम पूछते हैं तो उसका मेन मतलब क्या है, इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए ये PLI स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। अब इसके अंदर जैसे जैसे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी वैसे गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे, और ये इंसेंटिव्स के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट मिलेगा। लेकिन यहां पे ये ओनली वर्ड जो है वो गलत है, बिकॉज इट इज नॉट ओनली मेंट फॉर द लोकल कंपनीज। गवर्नमेंट ने इसके साथ फॉरेन कंपनीज को भी इन्विटेशन दिया है कि आप भी इंडिया में आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो है उसे एस्टैब्लिश करें, ताकि इंडिया के अंदर ये प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो। So because of this word, this first statement is incorrect. Second जो है वो करेक्ट है कि यहाँ पे कौन से सेक्टर को गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है, तो ऐसे सेक्टर की जहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी ज़्यादा है, जहाँ पे आप ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, एंड टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, तो ऐसे सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने इसके अंदर ऐड किया है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल है, इस टाइप के 10 से 15 सेक्टर को गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है। सो अवर आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। सो ये भी आपको कल के न्यूज़पेपर में मिलेगा।
जहां पे ये बताया गया है कि चाइना इज स्टिल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रिटिकल इंपोर्ट्स फॉर इंडिया। किस तरीके से इंडिया अभी भी बहुत सारी आइटम्स के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। जहां पे मेनली यहाँ पे पीएलआई स्कीम के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से पीएलआई स्कीम जो है हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है चाइना के अगेंस्ट काउंटर बैलेंस करने के लिए। काफी अच्छा आर्टिकल है, इसके ऊपर हम दो और क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशंस? फर्स्ट, द ट्रेड डेफिसिट बिटवीन टू कंट्रीज इज इन फेवर ऑफ चाइना। सेकेंड, India is dependent upon China for electronic components and pharmaceutical ingredients. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया चाइना के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है, अब ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या हुआ कि इंडिया जो है वो चाइना में से इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट जो है वो कम है। इंडिया इंपोर्ट्स मोर एंड एक्सपोर्ट्स लेस इन चाइना, और चाइना की ओर से वाइस वर्सा सिचुएशन होगी। तो इसकी वजह से इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है इट इज इन फेवर ऑफ चाइना, बिकॉज इंडिया जितना एक्सपोर्ट करता है चाइना के अंदर इट इज बिलो 1%, और जितना इंपोर्ट करता है इट इज अबोव 10%। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो जनरेट होगी एंड इट इज इन फेवर ऑफ चाइना। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है। कौन सी चीजें हम चाइना में से इंपोर्ट करते हैं? तो सबसे बड़ी चीज है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, स्पेशली मोबाइल के जो यूनिट्स होते हैं उसके कंपोनेंट्स हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, और फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। इसके अंदर आपने एक टर्म सुनी होगी एपीआईज, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो इस टाइप के जो इंग्रेडिएंट्स है हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। सो ये भी आपको कल के न्यूज़पेपर में मिलेगा, जहां पे ये आपको चाइना इज द लार्जेस्ट सोर्स। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट कलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस? फर्स्ट, Collegium can send names of only serving judges of any court. Second, central government must act upon the recommendations of the Collegium within 14 days. Third, currently Collegium consists of total 5 judges including Chief Justice of India. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज A, 1 and 2। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, बिकॉज हमें इनकरेक्ट पूछा गया है। अब कलेजियम सिस्टम है क्या? तो कलेजियम सिस्टम का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और उनके अलावा प्लस 4 मोर सीनियर मोस्ट जजेस, तो कुल मिला के ये 5 जज जो है उनकी एक बेंच बनती है जिसे कहते हैं कलेजियम। अब इनका मेन काम क्या है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन देना, और हाई कोर्ट के कौन से जज को ट्रांसफर करना है इसके लिए भी रेकमेंड कौन करता है? कलेजियम करता है। तो यहां पे ऐसा नहीं है कि ओनली सर्विंग जजेस, मतलब कि जो जज ऑलरेडी सर्विंग है उनका ही नाम रिकमेंडेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब आपको पता है कि जज की अपॉइंटमेंट के लिए इफ यू आर अ लॉयर इन द हाई कोर्ट यू कैन स्टिल बिकम अ जज, तो मतलब कि यहां पे कुछ लॉयर्स होते हैं उनके नाम भी रेकमेंड किए जाते हैं टू अपॉइंट एज अ जज। तो ये ओनली वर्ड की वजह से ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी इनकरेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट एक्ट अपॉन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कलेजियम विद इन 14 डेज। अब आपको पता होगा कि अभी ये इश्यू चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां की जो कलेजियम है उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इज येट टू एक्ट अपॉन द रिकमेंडेशंस। सो देयर इज नो टाइम लिमिट एज ऑफ नाउ। तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। थर्ड जो है वो करेक्ट है कि करंटली अभी हमने देखा कि इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस टोटल 5 मेंबर है कलेजियम के अंदर। सो द आंसर इज A, 1 and 2 बिकॉज हमें इनकरेक्ट पूछा गया था।
सो अभी यही इश्यू चल रहा है कि चीफ जस्टिस जो है उन्होंने गवर्नमेंट को ये कहा है कि हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट के लिए हमने जो नाम रेकमेंड किए हैं कलेजियम के द्वारा, उसके ऊपर आप तुरंत ही कोई एक्शन लें। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट पल्स पोलियो प्रोग्राम? फर्स्ट, अंडर दिस प्रोग्राम children in the age group of 0 to 5 years are administered polio drops. Second, it was for the very first time launched in 2021. And third, it aims to sustain polio free status of India. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी 1 and 3. सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंदर 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको पोलियो इम्यूनाइजेशन के लिए पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं। अब ये पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है वो सबसे पहले 1995 में स्टार्ट हुआ था। इट वॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम स्टार्टेड इन 1995। 1988 के अंदर WHO के अंदर जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उनके द्वारा एक रिजोल्यूशन पास हुआ था फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पोलियो, और फिर उस रिजोल्यूशन के बेसिस पे इंडिया के अंदर 1995 में ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया था। उसके बाद हर साल ये पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होता है। सो इट इज नॉट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लॉन्च इन 2021। सेकेंड इज इनकरेक्ट। थर्ड जो है वो करेक्ट है। 2014 में इंडिया को ये स्टेटस मिला था कि इंडिया इज करंटली पोलियो फ्री कंट्री। अब उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए एवरी ईयर ये पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है वो चलाया जाता है। सो थर्ड इज करेक्ट आंसर इज सी 1 and 3। सो ये कल के न्यूज़पेपर में मिलेगा आपको, जहां पे रिसेंटली हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने राष्ट्रपति भवन के अंदर ये इस साल का पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है। Sixth question, the term Ekamra Kshetra is associated with which state? Option A Kerala, option B Karnataka, option C Odisha and option D Bihar. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी ओडिशा। ये एकाम्रा क्षेत्र जो है वो करंटली ओडिशा के अंदर है, इन द टाउन भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के अंदर जो लिंगराज टेम्पल है उस साइट को क्या कहते हैं? एकाम्र क्षेत्र कहते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो अभी उसको डेवलप कर रही है। वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सकेवेशन हो रहा है, और गवर्नमेंट का ये मूव है कि ये साइट जो है उसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाए। तो इसलिए ये पर्टिकुलर साइट जो है वो न्यूज़ पे है। तो जैसा कि हमने देखा कि पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है उन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि सेंड ASI टीम टू स्टडी एकाम्रा क्षेत्र, तो इस वजह से ये साइट जो है वो न्यूज़ में है। सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट लेटेस्ट ई-कॉमर्स रूल्स? फर्स्ट, ई-कॉमर्स कंपनीज वुड बी बार्ड फ्रॉम सेलिंग प्रोडक्ट्स सोर्स्ड फ्रॉम फर्म्स इन विच दे हैव अ स्टेक। सेकेंड, the new guidelines restricting discounts and cashback will help brick and mortar retailers retain consumers. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी बोथ 1 and 2। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब नए ई कॉमर्स रूल जो है वो कब लाए गए? तो रिसेंटली जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया 2020 के अंदर, तो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर ये ई कॉमर्स के लिए अलग से रूल्स बनाए गए थे। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या कहता है कि अगर मान लो कि कोई कंपनी है जिसका नाम है ABC प्राइवेट लिमिटेड, और ये कंपनी जो है वो कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चलाती है जैसे कि Amazon.com। अब दूसरी कोई कंपनी है जिसका नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ये XYZ कंपनी जो है वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब अगर मान लो कि ABC जो है उसके पास ये XYZ कंपनी के 50% से भी ज़्यादा स्टेक है, तो अगर इसके पास 50% से ज़्यादा स्टेक है और अगर इस कंपनी के द्वारा कोई ऐसी स्कीम लॉन्च होती है जहाँ पे सिर्फ
XYZ कंपनी के मोबाइल्स को ही वो सेल करेंगे एट अ हैवी डिस्काउंट। तो इससे क्या होगा, ये ABC कंपनी जो है उसको एक ड्यूअल बेनिफिट मिलेगा। पहला बेनिफिट कहां से मिलेगा कि जब वो डिस्काउंट पे सेल करेंगे फिर भी यहां से उनको प्रॉफिट मिलेगा, तो ये हो गया फर्स्ट बेनिफिट। अब इस कंपनी का सेलिंग बढ़ेगा तो इसका जो स्टेक है यहाँ, उसके जो स्टॉक है उसकी प्राइस भी बढ़ेगी, जो कि 50% से ज़्यादा इस कंपनी के पास है। तो मतलब कि यहाँ पे उनकी स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी तो यहाँ से भी उनको दुगना बेनिफिट होगा। तो इस टाइप के ड्यूअल बेनिफिट्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये रूल जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि कंपलसरी आपके पास अगर कोई कंपनी का स्टेक है या फिर आप उसके ऊपर कोई कंट्रोल है तो ऐसी कंपनीज के अंदर उसकी प्रोडक्ट जो है वो आप सेल नहीं कर सकते। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। अब इससे बेनिफिट किसको मिलेगा? अब ये टर्म आपने शायद नहीं सुनी होगी या फिर आपको पता होगा कि ब्रिक एंड मोर्टार। ब्रिक एंड मोर्टार किसे कहते हैं कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो फेस टू फेस गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं, तो ऐसे लोगों को इससे फायदा होगा बिकॉज ये ह्यूज एंड हैवी डिस्काउंट एंड कैशबैक की वजह से उनको नुकसान हो रहा था। तो सेकंड जो है वो करेक्ट होगा, आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। तो ये कल के न्यूज़पेपर में है कि यूएस की जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि ई कॉमर्स में इन्वॉल्व है, उन्होंने इंडिया को ये अर्ज किया है कि आप आपके ई कॉमर्स रूल्स जो है उसे थोड़ा इजी बनाए ताकि हम वहां पे अपना बिजनेस कर सके। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट about recently announced green tax? First, it will be additional 10 to 25% tax on commercial vehicles older than 8 years. Second, vehicles used in farms are exempted from this tax. And third, the amount will be used by the central government to finance petroleum imports. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज A 1 and 2। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट। ग्रीन टैक्स जो है रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है कि जो पुराने व्हीकल्स हैं उनके ऊपर लगाया जाएगा। अब उसके प्रोविजंस क्या है? तो जो कमर्शियल व्हीकल्स है विच आर इन्वॉल्व इन दी ट्रांसपोर्टेशन इन दी कमर्शियल एक्टिविटीज, तो अगर वो 8 साल से पुराने हैं जब उनका लाइसेंस रिन्यू करना होगा तो वहां पे उनके ऊपर 10 से 25% तक एडिशनल टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशन भी है कि जैसे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर और ये सब चीज़ें जो है वो किसान के द्वारा यूज़ की जाती है फार्म एक्टिविटीज़ में, तो उनको एग्जेम्प्ट किया गया है कि वहाँ पे ग्रीन टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। लेकिन उससे उल्टा जो मेट्रो सिटीज़ है जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है तो वहाँ पे ये टैक्स जो है इससे भी ज़्यादा लगेगा। तो इस टाइप के प्रोविज़न जो है इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में है। थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है कि यहाँ पे जो अमाउंट यूज़ की जाएगी तो वो स्टेट्स को दी जाएगी टू मिटिगेट एयर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को मिटिगेट करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मेजर्स लिए जाते हैं तो उनको ये पैसा जो है वो दिया जाएगा। और यहाँ पे लिखा है कि ये पैसा जो है वो कहाँ पे यूज होगा? पेट्रोलियम इंपोर्ट में, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो ये भी आपको कल के न्यूज़पेपर में मिलेगा। काफ़ी अच्छे तरीके से इस पर्टिकुलर सिचुएशन को एनालाइज किया गया है कि ग्रीन टैक्स का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ये सारे प्रोविजन आपको इस पैराग्राफ में देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से CNG एंड LPG व्हीकल्स जो है उनको भी एग्जेम्प्ट किया गया है। जो जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ पे 50% ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स है, यहाँ पे आपको ये आर्टिकल थरली पढ़ना चाहिए। अब जो 2 क्वेश्चन है वो आज के न्यूज़पेपर से है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट प्लान फॉर डेवलपमेंट ऑफ लिटिल अंडमान आइलैंड? First, it is a proposal of Niti Aayog to leverage the strategic location of the island. Second, a new greenfield coastal city will be developed in the island as a free trade zone. And third, it will boost commercial activities and tourism in the island. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज D 1, 2 and 3। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो रिसेंटली अंडमान निकोबार के अंदर ये जो लिटिल अंडमान आइलैंड है वहाँ पे उसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए नीति आयोग के द्वारा ये प्रपोजल रखा गया कि वो पर्टिकुलर आइलैंड को हम डेवलप करेंगे। तो वहाँ पे एक ग्रीन फील्ड
कोस्टल सिटी बनाया जाएगा कि जिसकी वजह से वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी ग्रो हो, एंड इट विल बी डीम्ड एज अ फ्री ट्रेड जोन, कि वहाँ पे एक लिटल स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाया जाएगा, एंड इट विल बूस्ट कमर्शियल एक्टिविटीज एंड टूरिज्म इन द आइलैंड। तो ये उसके बेनिफिट होंगे। तो ये आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में आपको मिलेगा, जहाँ पे मेगा सिटी प्लान फॉर लिटिल अंडमान। तो ये सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे कि किस तरीके से उसके अंदर जोन्स लगाए जाएंगे, और कुछ जोन के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फाइनेंशियल कमेटी बनाई जाएगी, एंड टूरिज्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी वहाँ पे बनाया जाएगा। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फेजेस ऑफ सेंसस एक्सरसाइज इन इंडिया? फर्स्ट, हाउस लिस्टिंग, सेकेंड, डेमोग्राफिक डेटा कलेक्शन, एंड थर्ड, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, 1 and 3। सेकेंड इज इनकरेक्ट। अब इंडिया में जो सेंसस एक्सरसाइज होती है उसके 2 फेज होते हैं। सबसे पहला फेज है हाउस लिस्टिंग फेज, या फिर उसे कहते हैं हाउसिंग सेंसस फेज। हाउस लिस्टिंग फेज के अंदर क्या होता है, तो जो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल एरिया है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, उन सब का डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। सो इट कलेक्ट्स डेटा अबाउट द हाउसिंग सेक्टर। अब हाउसिंग के अंदर ये रेसिडेंशियल, नॉन रेसिडेंशियल सब टाइप की प्रॉपर्टी आ गई। तो यहां से पता चलता है कि पॉपुलेशन एन्यूमरेशन के लिए एक बैकग्राउंड क्रिएट होता है, कि पॉपुलेशन एन्यूमरेशन के अंदर सोशियो इकोनॉमिक डेटा, सोशल इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक डेटा कलेक्ट किया जाता है। जैसे घर में कितने लोग रहते हैं, इनकम कितनी है, पढ़ाई कितनी की हुई है, ये सब चीज़ें। तो हाउसिंग की मदद से पॉपुलेशन एन्यूमरेशन के लिए एक बैकग्राउंड क्रिएट होता है। तो ये 2 फेज है इंडिया में सेंसस एक्सरसाइज के। तो इसलिए आंसर होगा सी, 1 and 3। सो सेंटर इज लाइकली टू पोस्टपोन सेंसस टू 2022। ये आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में है कि 2021 में जो सेंसस होने वाली है, तो उसको सेंटर इज लाइकली कि उसको पोस्टपोन करेगा। कि अभी क्या है कि गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो सभी कोविड-19 पैंडेमिक को ट्रीट करने में लगे हैं, और अभी वैक्सीनेशन ड्राइव भी चल रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो सेंसस में उतना पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसलिए गवर्नमेंट शायद ये डिसीजन ले सकती है कि सेंसस एक्सरसाइज को 1 साल पोस्टपोन करे। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।